हेलो दोस्तों, सेवन्थ पेपर गणित के मॉडल पेपर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपकी परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, किस किस टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, प्रश्नों का कठिनाई लेवल कितना रह सकता है और कितने प्रश्न एग्जाम में एक्चुअल में आने वाले हैं, किस किस पैटर्न के कितने प्रश्न आएंगे, ऑप्शनल कितने आएंगे, जो अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक कितने आएंगे, निबंधात्मक कितने आएंगे, किस प्रश्न में कितना उत्तर देना है, सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में दूर होंगे। सबसे पहली बात, आपको इन्हीं प्रश्नों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि क्या हम सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को याद करके चले जाएं, इन्हीं में से प्रश्न आ जाएंगे क्या? प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है इन्हीं टॉपिक से, पर आपको सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं। पर आपको क्या करना है, अपने जो मैराथन वीडियो को आपको जरूर से देखना है। उसमें से ही सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। सभी टॉपिक्स को शॉर्ट में समझाने की वहां पर कोशिश करी है। और गणित के लिए डरने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके 60 नंबर का टोटल पेपर रहेगा और 24 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। और आप उस क्लास से, मैराथन क्लास को आप देखेंगे, समझेंगे, सारे टॉपिक्स को एक बार में ही समझ में आ जाएंगे और इजीली आपके 50 नंबर आ जाने वाले हैं। कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली है, भरोसा रखना है। साथ में ही दोस्तों बात करते हैं, 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, जो कि बाकी पेपर्स में मिलता आ रहा है, और टोटल 20 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। किस किस टाइप के कितने कितने प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों का कठिनाई लेवल कितना रहेगा, आइए उस बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। सबसे पहली बात, आपके जो ऑप्शनल प्रश्न है, 4 ऑप्शनल प्रश्न आने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, इकाई योजना को लेकर के प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इकाई योजना के बारे में ध्यान रखना है कि हर्बर्ट इसके प्रवर्तक थे। और दूसरा प्रश्न देखिए, सिद्धांत जो शिरोमणि है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि के लेखक थे। और तीसरा प्रश्न है बॉर्डर लाइन, जो आईक्यू वाला टॉपिक है, बुद्धिलब्धि का टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से या तो ऑप्शनल वाला प्रश्न आ जाता है और कई बार 2-3 नंबर वाला बड़ा प्रश्न भी यहाँ से पूछ लेता है। उसका फॉर्मूला, मानसिक आयु, शारीरिक आयु, वो सब में डिफरेंस करके आपको बुद्धिलब्धि ज्ञात करना या फिर मानसिक आयु ज्ञात करना या एक्चुअल उसकी क्या आयु रहेगी, ऐसा कुछ आपको पूछ सकता है। तो आईक्यू वाला टॉपिक जरूर से पढ़िएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, बॉर्डर लाइन बालक की आईक्यू बुद्धिलब्धि सीमा कितनी होती है? तो 70 से 89 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला चौथा प्रश्न आता है, ज्यामिति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो थेल्स को ज्यामिति का जन्मदाता कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आता है, बेबीलोन जो संख्या प्रणाली है, इसमें 1 से 10 तक के प्रतीक लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, कई बार एग्जाम में आया है, तो ध्यान रखना है। बहुत सरल है। अब यहाँ पर आपको डंडे डंडे दिख रहे हैं, पर डंडा डंडा है नहीं सिस्टम। आप यहाँ से समझिए कि बेबीलोन संख्या प्रणाली में 1 कैसे लिखेंगे। नीचे आप यहाँ पर जो पेन चल रहा है मेरा, इसको देखते हुए चलिए। 1 ये हो गया, 2 आप लिखना है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। समझ रहे हैं ना? ऐसा आपको ये करना है। सही, 3 तक आपका ये हो गया। अब इसके बाद में बात आती है 4 कैसे लिखेंगे। 3 तक तो हमने लिख दिया, फिर आपको लिखना है 4, तो ये 3 हुआ, फिर इसके नीचे 1, ये 4। समझा आपने? ऊपर भी डंडा खींचना है। 5 लिखना है, तो 1 2 3 तक ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे लाइन खींच के 1 2 1 2। ये क्या रहेगा अपना? 5 हो गया है। 6 की बात आती है, तो ऊपर 3, सही, फिर नीचे 3, तो ये क्या हो गया अपना? 6 हो गया। इस तरह से आप समझिए। और 10 थोड़ा सा अलग डिजाइन में आएगा। 3 की लाइन आपको बनानी है। 3 तक आप लिखेंगे, फिर जैसे 7 आएगा तो 3 और 3 6, ऊपर नीचे 3 3 6, और फिर उसके नीचे आप 7वां एक लगा देंगे और फिर उसके नीचे 8वां लगा देंगे। इस तरह से आपको करना है। और 10 आप इस तरह से लिखेंगे। 10 कैसे लिखना है? आपको ए को सुला देना है। ए को सुलाएंगे आप तो अपना 10 बन जाएगा। तो ये बेबीलोन संख्या प्रणाली के बारे में आपको ध्यान रखना है। इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं अपने पास समझने के लिए, और ज़्यादा डीप में अपने को जाना है नहीं, अपने को बस बेसिक चीज़ें समझनी है। अगला यहाँ पर छठा प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान किन स्तरों पर होता है? पियाजे के अनुसार संख्याओं का जो ज्ञान है वो बच्चों को 3 स्तरों में होता है। ऑर्डिनेशन जो क्रमिकता है उसमें, और कोऑर्डिनेशन सहसंबद्धता तरीके से, और कन्वर्जेशन संरक्षण तरीके से। अगर आपके पास में समय रहता है और सीरीज है आपके पास में, तो इनके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं बुक में से या फिर सर्च करके। बाकी आप इनका नाम जरूर से याद रखें। इसके बाद में अगला आपके प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न, गणित शिक्षण की योजना बनाते समय कौन कौन से बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना आवश्यक होता है? तो उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। इसमें देखिए, गणित की जो पाठ्यचर्या है वो ध्यान में रखेंगे, गणित की प्रकृति ध्यान में रखेंगे, और गणित शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य ध्यान में रखेंगे। बच्चों को क्या सिखाना है, क्या विषय वस्तु है, तो उसके बारे में जानकारी रखेंगे। इनकी शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी रखेंगे। गणित को बच्चे कैसे सीखते हैं उस बारे में जानकारी रखेंगे। सीखने का क्रम क्या रखेंगे वो जानकारी रखना है। समय सीमा और कितने समय में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना है वो जानकारी रखेंगे। अधिकतम मूल्यांकन के तरीके क्या क्या रहेंगे।
अधिगम जो अपना मूल्यांकन है उसका तरीका क्या रहेगा, योजना क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधन क्या रहेंगे, आप बताइए। इसमें रटने वाली क्या बात है, नॉर्मल सी बात है कि पाठ्यचर्या याद रखनी है, प्रकृति, लक्ष्य और उद्देश्य, और सीखना कैसे है, क्या सीखना है, उसकी विषय वस्तु अपने को पास होनी चाहिए, गणित की शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, कैसे बच्चे सीखते हैं उस बारे में पता होना चाहिए, गणित का क्रम क्या रहेगा वो अपने को पता होना चाहिए, और सीखने का क्रम वगैरह, और समय सीमा अपने को पता होनी चाहिए कि कितने टाइम में पाठ को कंप्लीट कर देना है, कितने टाइम में सिखा देना है, वो सारी चीज़ें। अधिगम का जो सीख लिया है बच्चों ने उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए, और योजना का क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध अपने पास में सारे संसाधन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोण बनाना सिखा रहे हैं और आपके पास में प्रकार वगैरह वो सारा सिस्टम ही नहीं है, कोण बनाने का चांदा वांदा वो कुछ नहीं है, तो फिर वो नहीं बना पाएंगे आप चाप वगैरह काट करके। तो वो भी चाप काटने वाला प्रश्न भी अपने आगे आएगा, तो वो भी आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, गणित का एक पाठ पढ़ाते समय छात्र निष्क्रिय बैठे हैं, तो इसकी जो 2 कमियां आपको लिखनी है कि क्यों वो निष्क्रिय बैठे हैं। जब आप गणित का पाठ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे तो एक्टिव रहने चाहिए, पर बच्चे निष्क्रिय बैठे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। 2 कमियों को लेकर के छोटा प्रश्न आ सकता है या 3-4 नंबर का आपके और कमियां पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गणित सिखाते समय उचित शिक्षण विधि का प्रयोग ना किया गया हो, अधिगम सामग्री की सटीकता और विषय वस्तु रोचक तरीके से प्रस्तुत ना करी जा रही हो, अपेक्षित जो स्थानीय पर्यावरण का सदुपयोग ना करा जा रहा हो, शिक्षक द्वारा छात्रों की सहभागिता ना लेना, सिर्फ शिक्षक ही शिक्षक बोल रहा है, छात्रों की कोई भी भागीदारी ना रखना। तो ये कुछ कारण आपको ध्यान रखने हैं कि छात्र निष्क्रिय बैठे हैं। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब आप भी निष्क्रिय बैठे हैं, पर आप कमेंट करते रहेंगे तो फिर आप निष्क्रिय नहीं रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे। आप प्रश्नों को समझते रहिए, कौन से प्रश्न में क्या गड़बड़ लग रही है, कौन सा प्रश्न आपको ऑलरेडी आता है, कौन से प्रश्न को आप समझ चुके हैं। तो इस तरह से आप कमेंट करते रहेंगे तो आप भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं 9वें प्रश्न को। देखिए, गणित शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है, गणित शिक्षण विधि क्या है, इस बारे में देखिए। गणित शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षण की उस योजना से जिसका निर्माण गणित शिक्षण के सिद्धांतों व सूत्रों के आधार पर किया जाता है। शिक्षण विधियों का जो शिक्षा उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि शिक्षण विधियां शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर ठीक शिक्षण विधि अगर अपन लगाते हैं तो जो अधिगम है, जो लक्ष्य है अपना, जो उद्देश्य है, वो बहुत कम समय में और सटीक तरीके से, ठीक तरीके से अपने को पूरा हो जाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने और सफल बनाने के लिए हमें ऐसी शिक्षण विधियों की आवश्यकता रहेगी जो गणित की प्रकृति के अनुरूप हो और जो गणित के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहायक भूमिका निभाए तथा बच्चों की सीखने सिखाने के परिवेश से पूर्णतः सामंजस्य भी स्थापित करे। ऐसा नहीं है कि उनके सर के ऊपर से जा रहा सारा मामला उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी भी विधि नहीं लगानी है, बिल्कुल आसान विधि लगानी है ताकि बच्चे एक बार में ही समझ जाए। तो ये गणित शिक्षण के बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब अपन बात करते हैं 10वां प्रश्न। देखिए, गणित शिक्षण की दिशा में हुए नए प्रयास कौन कौन से हैं। तो पहला है अभिक्रमित, अधिगम और अनुदेशन के बारे में। अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी गणित शिक्षण विधि है जिसमें बच्चे को अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाता है। बच्चा स्वयं की गति से खोजबीन करके गणितीय अवधारणा को सीखता है और जांच भी करता है। इसमें बच्चा अपनी खुद की क्षमता, खुद का कौशल और अनुरूप इसके अधिगम करता है, अनुभव प्राप्त करता है। और अभिक्रमित अधिगम विधि में बच्चे को सीखने के लिए पाठ्य वस्तु को मनोवैज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है तथा बच्चे को सीखने के लिए किसी न किसी रूप में अनुक्रिया करनी पड़ती है, उसको प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन ये हो गया है। इसमें कुछ की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बच्चा स्वयं की गति से खोजबीन करके सीखता है और यहाँ पर अधिगम अनुभव प्राप्त करता है अपनी क्षमता और कौशल के अनुसार। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पाठ्य वस्तु को मनोवैज्ञानिक क्रम में प्रस्तुत करते हैं। तो ये कुछ लाइनें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है खुली कक्षा कक्ष विधि। खुली कक्षा कक्ष विधि, इसमें देखिए, खुली कक्षा कक्ष विधि से शिक्षण प्रक्रिया का आधार स्विस बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के कार्यों से प्राप्त हुआ। पियाजे के अनुसार बच्चों को ऐसी चीज़ों के बारे में बताना जिनका वह स्वयं अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है, केवल समय की बर्बादी मात्र ही है। बच्चा स्वयं के प्रयासों से प्राप्त ज्ञान से ही किसी अवधारणा या नियम को समझने में सक्षम हो सकता है। तो बच्चे को सबसे पहले वही चीज़ें सिखानी चाहिए, वही टॉपिक्स बताने चाहिए जिनको वह प्रैक्टिकल करके सीख सके और इजी वे में ही वो समझ सके। अब आप उसके ऐसे कोई हार्ड टॉपिक लगा देंगे, अब चौथी पांचवी के बच्चों के, प्राथमिक क्लास के बच्चों को आप अगर साइन थीटा कोस थीटा बढ़ाने बैठ जाएंगे तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उनको पहले संख्या पद्धति वगैरह सिखाएंगे, गणित का जोड़ भाग, गुणा भाग, वो सारी सिखा करके फिर संख्या पद्धति पर आएंगे और फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे सिखाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया है पियाजे ने, खुली कक्षा कक्ष विधि में आपको सबसे पहले तो जीन पियाजे के कार्यों से प्राप्त हुआ, ये बात ध्यान रखनी है। और ऐसी चीज़ों के बारे में बताना जो बच्चा स्वयं अनुभव प्राप्त कर सकता है, तो उनको रखेंगे। और इनके प्रयासों से ज्ञान, जब अवधारणा रहेगी और समझने में बच्चे को सहायक रहेगा
रहेगा। बच्चा जब खुद के परिवेश से जुड़ा ज्ञान हासिल करेगा तो अच्छे से समझ पाएगा और उनको ही यहाँ पर रखना है। तो ऐसी कुछ बातें खुली कक्षा कक्ष विधि में आपको ध्यान रखनी है। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से अपनी गति और क्रियाकलाप करने की स्वतंत्र और वस्तुओं को हेरफेर, विश्लेषण, संयोजन, खोजबीन करके किसी अवधारणा को समझने की शक्ति का विकास करते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसमें अध्यापक उनका मार्गदर्शन अर्थात सहयोगकर्ता के रूप में उनसे जुड़े रहते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को ज्ञान की संरचना करने का अवसर प्राप्त होता है और शिक्षक सहयोगकर्ता का कार्य करते हैं। तो ये बात हो गई है। तीसरी विधि है RME विधि। RME विधि की फुल फॉर्म अगर आपको पूछी जाती है तो रियलिस्टिक अप्रोच टू मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित शिक्षण अधिगम की विधि जो नीदरलैंड के फ्रीडेंटल ने विकसित किया। ये नाम ध्यान रखना है। RME फ्रीडेंटल के गणित के प्रति दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके गणित के प्रति दो महत्वपूर्ण विचार रहे हैं और ये विचार हैं कि गणित को वास्तविकता से अवश्य जोड़ा जाए। गणित एक क्रिया है। फ्रूडेंटल का ये मानना है कि गणित बच्चों के नज़दीक और उनके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की समस्याओं के अलावा बच्चों के कल्पनाशील मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रही परिस्थितियों समस्याओं को भी गणितीय समस्या से जोड़ने पर बल देता है। तो ये तीन विधियां आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला आपके 11वां प्रश्न रोमन संख्या पद्धति को लेकर के आता है। इसकी विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं। रोमन संख्या पद्धति को लेकर के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं और ज़्यादातर पूछा ही जाता है घुमा फिरा करके। या तो छोटा प्रश्न पूछेगा 1 नंबर का, या ऑप्शनल प्रश्न पूछ सकता है, या फिर इस तरह से 2-3 नंबर का बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए रोमन पद्धति की विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं। पहली विशेषता है रोमन संख्याओं में। रोमन संख्या कौन सी है पहले तो आप वही समझिए। जिस तरह से आप अपन नोट्स बनाते हुए ऐसे पॉइंट लिखते हैं ना, ये जो संख्याएं अपन लिखते हैं ऐसे कोष्टक में, तो ये सारी क्या है, रोमन संख्या आएगी। 1, 2, 3, 4 और 5 को इस तरह से V बना करके लिखते हैं। तो ये अपनी वो है रोमन संख्या, रोमन पद्धति। रोमन पद्धति पहला बिंदु देखिए, रोमन संख्याओं में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। शून्य इसमें नहीं दर्शाया जाता है, 1 से ही शुरू होती है। दूसरा बिंदु I, X, C तथा M संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। इस स्थिति में उनका मानक उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे I लिखेंगे मतलब 1, ये क्या हो गया I, ये हो गया 1। और अगर 2I लिख रहे हैं तो 2 हो गया। 3I लिख रहे हैं तो 3 हो गया। x का मतलब क्या रहेगा, 10 को अपन ऐसे लिखते हैं x, और 2x लिख देंगे तो 20 हो गया, और 3x लिख देंगे तो 30 हो गया। तो उस तरह से ये रोमन संख्या पद्धति में I, X और C और M संकेत को अधिक से अधिक 3 बार प्रयुक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है इनके मानक की I बराबर 1 होता है, X बराबर 10 होता है, C बराबर 100 होता है, M बराबर 1000 होता है, V बराबर 5 होता है, L बराबर 50 होता है और D बराबर 500 होता है। तो ये मानक आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगली विशेषता, तीसरी विशेषता आती है VLD संकेत लगातार नहीं आते हैं, अर्थात केवल एक बार ही लिखे जाते हैं। VL और D का हमने मानक वहां पर ले लिया है। और अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर केवल एक बार हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटा करके संख्या प्राप्त की जाती है। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े संकेत के बाईं ओर छोटा संकेत है तो उसमें से बड़े संकेत में से घटा करके मान प्राप्त करेंगे। और अगर छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो, छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो फिर संकेत में छोटे संकेत के मान को जोड़ करके संख्या प्राप्त करेंगे। अगर 5 के दाईं ओर अगर 1 है तो फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो दाईं ओर रहेगा तो जुड़ेगा, बाईं ओर रहेगा तो घटेगा। ये नॉर्मल सी बात आप पहले से जानते हैं, तो इनको लिखना है। और इसके बाद में अगली यहाँ पर विशेषता आती है कि I को मात्र V और X से, X को मात्र L और C से, और C को मात्र D और I से ही घटाया जाएगा। और यहाँ पर आप उदाहरण भी देख लीजिए कि V, L और D घटाए नहीं जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए कि 4 है तो 4 रहेगा, इस तरह से आएगा कि बाईं ओर रहेगा तो घटेगा। और X के बाईं ओर अगर 1 है तो यहाँ पर क्या रहेगा, I के बाद में 9 हो जाएगा, घट जाएगा। X और L हैं तो ये घटेंगे, C और M हैं तो ये भी घटेंगे। तो इस तरह से आपको घटाना है। और अगली विशेषता, 7वीं विशेषता देखिए, अगर किसी संकेत के ऊपर एक सीधी लकीर खींच दी जाए तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो सीधी लकीर खींचने के बाद में संख्या के ऊपर, जैसे V के ऊपर लकीर खींच देंगे तो 1000 गुना मान बढ़ जाएगा, X के ऊपर लकीर खींच देंगे तो ये 1000 गुना मान इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये विशेषताएं आप लिख देंगे।
और अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को लेकर के। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, पर कई बार थोड़ा सा हार्ड पूछा जा सकता है कि आपको महत्तम समापवर्तक देकर के लघुत्तम पूछ लेगा, एक संख्या दे देगा, या फिर महत्तम लघुत्तम देकर के संख्या पूछ लेगा। तो इस तरह से घुमा फिरा करके 3-4 टाइप्स के प्रश्न लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में बनते हैं, जिनको आप जरूर से पढ़िएगा। नोट्स वीडियोज में हमने उसको कवर करने की कोशिश करी है, मैराथन क्लास में भी आप उसको देख पाएंगे। और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। देखिए 42 और 12 हमने संख्या ली है यहाँ पर दो। सबसे पहले ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्तक। तो 12 के आपको गुणनखंड करने हैं, 42 के गुणनखंड करने हैं इस तरह से। और जो कॉमन आपके आता है 3 और 2, यहाँ पर जो दोनों लाइन्स में कॉमन आ रहा है वो क्या रहेगा, महत्तम समापवर्तक रहेगा। और लघुत्तम समापवर्तक रहेगा जिसमें टोटल संख्याओं को लिया जाएगा, चाहे कॉमन आ रही हो तो कॉमन को कॉमन लेंगे, और कॉमन जो नहीं आ रही है, जो बच गई है 2 और 7 यहाँ पर बचा है, तो उनको भी लेते हुए कंप्लीट गुणनखंड जो आएगा वो लघुत्तम समापवर्तक में आएगा। सबसे बड़ी संख्या लघुत्तम में और सबसे छोटी मान जो है वो आएगा महत्तम में। तो इस तरह से लघुत्तम महत्तम समापवर्तक आप जरूर से पढ़िएगा। अगला आपके 13वां प्रश्न आता है भिन्नों को लेकर के। भिन्न हमने यहाँ पर तुल्य भिन्न का उदाहरण लिया है, पर अलग नॉर्मल से भिन्न का प्रश्न आ सकता है। भिन्न को वहाँ पर प्रतिशत में बदलने का आ सकता है, या प्रतिशत को भिन्न में बदलने का भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। नॉर्मल सा प्रश्न रहता है, कोई ज़्यादा हार्ड वाला काम है नहीं। नोट्स वीडियोज में उसको भी कवर करने की कोशिश करी है, मैराथन वीडियो में आप उसको समझ पाएंगे और भी अच्छे प्रकार से। अभी अपन यहाँ पर देखते हैं कि तुल्य भिन्न को चित्र द्वारा समझाना है। इजी प्रश्न है। पहला अपने पास में उदाहरण क्या है, 2/4। 2/4 को आपको चित्र द्वारा समझाना है। तो 2/4 कैसे लिखेंगे, 4 है टोटल, नीचे वाली संख्या पर फोकस करना है। तो नीचे वाली संख्या अपने पास में 4 है, तो 4 बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के माध्यम से आप समझाइएगा। 4 बॉक्स अपन ने बना दिए हैं और ऊपर है 2 बॉक्स को अपन ने डार्क कर दिया है यहाँ पर और 2 को खाली छोड़ दिया है। और इसका अर्थ क्या रहेगा, 2/4 अपन ने चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझा दिया है। दूसरा यहाँ पर जो अपने को शोर करना है वो है 4/8 को चित्र के माध्यम से समझाना है तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न आप लिख सकते हैं कि इसको बढ़ा करके आप 2 से गुणा करते हुए जाएंगे तो ये संख्याएं आएंगी, तो 5 आप तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। और इसको जब सोलो करेंगे तो 4/8 है, इसको 2/4 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 इस तरह से काट करके, या फिर 4/8 का एक आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा यहाँ पर ले लिया है, तो 4 बॉक्स बना दिए और इनमें 2/4 है, तो 4 बॉक्स बनने के बाद में वापस से 2 को हमने डार्क कर दिया है। तो सेम सा ही चित्र बना है दोनों का, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए इनमें भी। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का एक और उदाहरण दिया है। तो वो देखिए आप कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1536 है और लघुत्तम समापवर्तक 16 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर देखिए महत्तम जो समापवर्तक है वो एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा लघुत्तम समापवर्तक, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में लघुत्तम समापवर्तक। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने प्रश्न में ही दे रखा है यहाँ पर 1536, तो ऊपर में तो क्या आएगा 1536, और लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर दिया हुआ है 16, तो 1536/16, और यहाँ पर इसका 96 उत्तर आ गया। सरल सा प्रश्न है पर देखने में काफी हार्ड दिख रहा था, तो ऐसा कुछ आपको डरने वाली बात है नहीं। नॉर्मल सा प्रश्न आपके इस प्रकार के ही पूछे जाने वाले हैं। अगला आपके यहाँ पर प्रतिशत को लेकर के प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाने वाले हैं कि एक गाँव की जनसंख्या 18,000 है और इसमें 6,000 महिलाएं हैं। महिलाएं कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत हैं। अब आप जब इस प्रश्न को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको परसेंटेज का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, महिलाओं को इसमें से घटाएंगे या पुरुषों की संख्या प्राप्त करेंगे या फिर ऐसा कुछ गड़बड़ करने की सोचेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 18,000 है और महिलाएं इसमें 6,000 हैं। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत भाग अपने को पता करना है, तो 6,000/18,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो अपना यहाँ पर 33.33% यहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत आ गया है। पुरुषों को इसमें ऐड करने की या घटाने की कोई भी जरूरत, कोई भी आवश्यकता अपने को नहीं पड़ी। तो ऐसा आपको सिंपल सा काम यहाँ पर करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा अपना यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके इस प्रकार से आ सकता है, कोण को लेकर के कि 90 डिग्री के कोण की रचना करो, इस प्रकार से आ सकता है। या फिर आपको कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न आया हुआ है कई बार कि कौन कौन से कोण है, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण वगैरह काफ़ी सारे कोण जो हैं वो उनको लेकर के प्रश्न आ सकता है कि सबको एक्सप्लेन करो, कितने डिग्री का कोण बनेगा, सरल कोण है तो अधिक कोण है तो कितने डिग्री का बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार आए हैं, तो उनको जरूर से पढ़िएगा आप मैराथन क्लास में, उसको भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना, इस तरह से आप हेडलाइन डालेंगे और यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए बराबर में आप चित्र बनाते हुए जाइएगा। यहाँ पर पेंसिल आप लेकर के जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। पेंसिल से आप आराम से बना लें, पेंसिल रबड़ लेके जाएंगे तो अगर कोई गलती होती है तो आप मिटा लेंगे। पेन से बनाएंगे तो फिर गलती हो गई तो फिर आपको काटना पड़ेगा, तो फिर कॉपी में आपका सुंदर काम नहीं रहेगा। तो कोशिश करना पेंसिल लेकर के जाना और रबड़ भी साथ में ले जाना। इसमें देखिए आपको रचना करते हुए सबसे पहले ए बी रेखा खींचनी है, तो ए और बी हमने ये रेखा खींच दी है, ए और बी ये रेखा हो गई है।
और जिसके ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और ए बिंदु पर अपने को यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। त्रिज्या का ए को केंद्रमान मान करके किसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे, तो चाप हमने यहाँ पर खींच दिया है एक तो, और एक चाप हमने यहाँ पर खींच दिया है। ए बी को एक्स पर काटता है और एक्स को केंद्र मान करके इसी दूसरी और भी चाप दूरी का चाप काटेंगे जो कि पहले चाप को पी बिंदु पर काटता है। पी को मिला करके सी बिंदु तक बढ़ाएंगे और इस प्रकार से सी ए बी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इस तरह से इनको जोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बना देंगे। कुछ ज़्यादा हार्ड काम है नहीं, एक बार में ही समझ में आ जाने वाला है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा शिक्षण विधियों को लेकर के, प्रश्न इसमें ज़्यादा रहेगा और गणित के उद्देश्यों को लेकर के बात ज़्यादा हो रखी है। तो 17वां प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण के निम्न उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य देखिए, बच्चे आनंद पूर्वक गणित की अवधारणाओं को आत्मसात करें। विद्यालय का गणित कक्ष का वातावरण आनंददायक, आकर्षक और विद्यार्थियों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, जहां अध्यापक और विद्यार्थी साथ मिलकर के गणितीय ज्ञानार्जन करें। बच्चों में प्राथमिक स्तर पर खेल विधि और वस्तुओं के प्रश्नीय कौशल, उनके हस्त कौशल के माध्यम से गणितीय कौशलों और योग्यताओं का विकास करना चाहिए। अर्थात गणित की चर्चा वहां से करें जहां पर बच्चा जिज्ञासा पूर्वक ढंग से किसी वस्तु या घटना को जानने समझने का प्रयास करता हो। तो पहला उद्देश्य ये ध्यान रखना है। दूसरा उद्देश्य देखिए, यांत्रिक रूप से गणित न सीख करके सक्रिय रूप से समस्या समाधान की प्रक्रिया में भाग लेकर के गणितीय प्रक्रिया को समझना व आत्मसात करना। तीसरा उद्देश्य, बच्चे विभिन्न गणितीय परिणामों के आपसी संबंध को देखें, समझें और संप्रेषण करें। गणितीय शिक्षण क्रियाकलाप के दौरान एक विद्यार्थी कई निष्कर्षों पर पहुंच सकता है। आवश्यकता क्या है कि बच्चे उसे कई गणितीय निष्कर्षों के माध्यम क्या संबंध है उनके मध्य, तो उसको जाने, उसकी ओर विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करना है, समझाएं तथा उसी प्रकार अन्य निष्कर्षों को आपस में संबंध को जोड़ते हुए संप्रेषण उसको अधिगम के लिए प्रेरित करें। चौथा उद्देश्य यहाँ पर देखिए, बच्चों को अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने देना और गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना गणित शिक्षण का एक विशेष पहलू है। समस्या निर्माण अर्थात प्रश्न पूछना, प्राय गणित की कक्षा में गणितीय सवालों को हल करने पर जोर दिया जाता है तथा बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाता। लेकिन तार्किक सोच विकसित करने के लिए बच्चों को प्रश्न पूछने या समस्या निर्माण के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे वे गणित ज्ञानार्जन को अधिक सार्थक व स्थायी बना सकते हैं। अध्यापक को चाहिए कि कक्षा वातावरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि प्रश्न का हल ढूंढने के लिए बच्चों को सक्रिय रूप से भागीदार बना करके उनकी जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। इससे बच्चे में गणित को सीखने समझने के प्रति रुचि उनकी बढ़ेगी। तो ये सारी बात हो गई है। अब अगला यहाँ पर 5वां उद्देश्य आता है, गणित के बुनियादी ढांचे को समझना। गणित विषय की शाखाओं अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, आंकड़ों का प्रबंधन इत्यादि गणित की आधारभूत विषय वस्तु है। ये सभी अमूर्तकरण करने, नियमित संरचनाएं बनाने और गणितीय ज्ञान का व्यापीकरण करने में मदद करती है। सामान्यतः गणित की अवधारणाएं पहले सीखी गई अवधारणाओं या संकल्पनाओं पर आधारित होती है। इसमें संबंध भी होता है जो कि समस्या समाधान में कहीं सरल तो कहीं जटिल रूप में मायने रखता है, सामने आता है। अध्यापक को चाहिए कि वे उसका आपस में प्रयोग करना बच्चों को सिखाए, विद्यार्थियों को सिखाए। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में विधियों को लेकर के प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है कि गणित शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण, आगमन निगमन विधियां हैं और भी कुछ 2000 विधियां हैं जो कि आपको समझनी है। और यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनका अंतर को लेकर के स्पष्टीकरण देता है। तो उदाहरण आपको इस प्रकार से समझना है कि कोई भी विधि आपको 2 विधियों में अंतर पूछता है तो एक विधि बराबर में इस तरह से लिख करके फिर सारणी बना करके आपको सारा काम करना है। तो काम आपका काफी सुंदर कॉपी में लगने वाला है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला देखिए, समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। विश्लेषण में विश्लेषण किया जाता है, उसका विश्लेषित किया जाता है। और संश्लेषण में समस्या को कई भागों को जोड़ करके समस्या समाधान करते हैं। विश्लेषण मतलब विश्लेषित करते हैं, तोड़ते हैं, और संश्लेषण मतलब समेटते हैं, इकट्ठा करते हैं। संश्लेषण, इस तरह से आप उदाहरण समझिएगा। और दूसरा, अब अगर टुकड़ों में बांटा जा रहा है तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं और टुकड़ों को जोड़ रहे हैं संश्लेषण में, तो फिर क्या रहेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें बढ़ा जाएगा। और तीसरा बिंदु, यह खोज पर आधारित मनोवैज्ञानिक विधि है, खोजी प्रवृत्ति को प्रेरित करती है विश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि ज्ञान तथ्यों पर आधारित समस्या समाधान की विधि है और खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करती है। और विश्लेषण विधि में समय अधिक लगता है क्योंकि समस्या को अपन टुकड़ों में बांटते हुए सोल्व कर रहे हैं, एक एक छोटे छोटे पार्ट को समझते हुए चल रहे हैं, तो समय अधिक लगेगा। और अगर संश्लेषण विधि है, समेट करके अपन प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसमें समय कम लगेगा, एक साथ अपना काम हो जाएगा काफी कम समय में। अगला यहाँ पर 5वीं विशेषता, यह जो विधि है विश्लेषण विधि अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करती है तथा क्रमबद्ध व तार्किक सोच को विकसित करती है। अगर समस्या को टुकड़ों में बांटते हुए सोल्व करेंगे तो बच्चा अच्छी प्रकार से समझ पाएगा, उसको अपने वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए और लंबे टाइम तक उसको वो चीज़ें स्मरण में रहेगी, याद भी रहेगी। और इधर दूसरी ओर जो संश्लेषण की बात हो रही है तो इसमें तर्कपूर्ण विचार करके पूर्व में ही तैयार तथ्य उपलब्ध हो जाता है, जिससे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता।
छठा यहाँ पर विशेषता देखिए, इस विधि में समाधान के सभी चरणों की तर्कपूर्ण व्याख्या करी जाती है। अब जब टुकड़ों में बांट करके अपन प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर विश्लेषण में अच्छी प्रकार से बच्चा तर्क दे पाएगा हर एक बिंदु को लेकर के, हर एक उसके पार्ट को लेकर के, भाग को लेकर के। और दूसरी ओर जब संश्लेषण की बात हो रही है तो समस्या का जो चरण है वो रचना का प्रत्येक पद नहीं है, परंतु सही क्यों है इसका स्पष्टीकरण अपन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी समस्याओं को जोड़ करके एक साथ ही सॉल्यूशन वहां पर कर दिया गया है, तो अपने को पता नहीं रहेगा कि कहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें। अगली यहाँ पर अंतिम विशेषता देखिए, इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से समस्या समाधान में भाग लेता है। जब विश्लेषण कर रहे हैं, समस्याओं को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे भागों में से अपन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो फिर अपने को एक्टिव रहना पड़ेगा, समस्या समाधान में भाग लेना पड़ेगा और अपनी कौशल और दक्षता का उपयोग भी करना पड़ेगा, उसका अवसर भी अपने को मिलेगा। जबकि दूसरी ओर संश्लेषण में बात आती है तो यहाँ पर बच्चा निष्क्रिय रहेगा, मानसिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा, पहले से जो तर्क वगैरह दिए हुए हैं, पहले से जो सारी चीजें सामने अपने रखी हुई है, तो उन्हीं को जोड़ तोड़ मरोड़ करके अपना सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो यहाँ पर बच्चा निष्क्रिय रहेगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेगा। तो ये कुछ आपको अंतर इनमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात आती है 19वें प्रश्न को लेकर के। आपको यहाँ पर एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार घड़ी के घंटे की सुई द्वारा दोपहर 12 बजे से दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करिए। प्रश्न आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग रही है, पर आप जब नीचे पढ़ते हुए चलेंगे इसका उत्तर को तो काफ़ी आसान रहेगा। इसी टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। प्रश्न में दिया गया क्या है, वर्त की घड़ी, जो वर्ताकार घड़ी है उसकी त्रिज्या दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। वर्ताकार घड़ी के घंटे की सुई दोपहर 12 बजे से दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक 2 चक्कर 24 घंटे में तय करेगी। और हम जानते हैं कि वर्ताकार घड़ी के सुई 12 घंटे में वर्ताकार घड़ी की परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगी। वृत्त की जो परिधि है बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी के बराबर रहेगी। परिधि मतलब टोटल एरिया जो उसका रहेगा, वो सारी चीजें। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 2πr। 2πr फॉर्मूला है तो 2 गुणा 22/7 तो यहाँ पर प्रश्न से उठा लिया है, और 10.5 यहाँ पर सेंटीमीटर जो अपने को त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है तो वो हमने ले ली है। सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। सोल्यूशन अपने पास में क्या आया, 66 सेंटीमीटर उत्तर आ गया है, बिल्कुल इजी वे में। प्रश्न की लैंग्वेज काफ़ी हार्ड लग रही थी, पर आप जब सॉल्यूशन को समझेंगे कि किस प्रकार से क्या पूछा गया है तो इतना कुछ हार्ड है नहीं सिस्टम सारा। और अतः एक चक्कर में तय की गई दूरी 66 सेंटीमीटर है। 24 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार 66 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी तो कुल दूरी 132 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये अपना उत्तर हो गया है। इसके बाद में 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखिए, गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों पर टिप्पणी आपको देनी है। सबसे पहले लिखेंगे आप हेडिंग, जो गणित में पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्न सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से लाइन लिखेंगे। पहला आपको सिद्धांत ध्यान रखना है कि गणित हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, इसके बिना कोई आर्थिक क्रिया नहीं की जा सकती है। अतः गणित सीखना अनिवार्यतः अपेक्षित है। प्राथमिक कक्षाओं में गणित के प्रक्रियात्मक पक्ष को सीखने समझने के लिए एक आनंददायक, सरल, बोधगम्य तथा सामाजिक परिवेश से जुड़े क्रियाकलापों, जीवन शैली से मजबूत संबंध बनाए रखने वाले पाठ्यचर्या का निर्माण करना आवश्यक है। की पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने हैं कि आर्थिक क्रिया नहीं की जा सकती है इसके बिना से, और गणित सीखना सिखाना अपने लिए अनिवार्य है, अपेक्षित है। और प्राथमिक शिक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में गणित के क्रियात्मक पक्ष को सीखने समझने के लिए आनंददायक, सरल, बोधगम्य, सामाजिक परिवेश से जुड़े क्रियाकलाप अपने को करने चाहिए। तो ये पहला बिंदु हो गया है। दूसरा बिंदु देखिए, प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर, प्राथमिक जो स्तर है उस पर किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए तथा बाद में गणित में अमूर्त का महत्व समाविष्ट होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां ही दी जाए, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन में तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच में संबंधों को समझने लायक बन सके। अब आप जब दूसरे तीसरे क्लास के प्राथमिक कक्षा के बालक को ये कहेंगे कि कल्पना करो वर्ताकार घड़ी की त्रिज्या को आपने x मान लिया है, ये कल्पना कर लो, और उसको जो परिधि है उसको y मान लो, इस तरह से कल्पना करने के लिए कहेंगे तो उसके सब चीजें सर के ऊपर से जाने वाली है। तो पहले अपन प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, उसका विकास करेंगे, और फिर उसके बाद में ही चीजें सब कुछ अपने को सिखाएंगे। सबसे पहले मूर्त बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मूर्त जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में तीसरा यहाँ पर महत्व देखिए, आपके अंकों से जुड़े गणितीय खेल, पहेलियां तथा कथाएं बच्चों को इन संबंधों को बनाने में मदद करती है और उनकी रोजमर्रा की समझ का निर्माण भी करती है। यह समझ, अनुमान, पूर्वज्ञान, योजना तथा रणनीति तैयार करने को बढ़ावा देती है, अतः इसका समावेश भी होना चाहिए। इसके बाद में चौथा बिंदु देखिए, अंकों व अंक संक्रियाओं की बातें करते हुए गणित के अंकों से अलग क्षेत्रों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें आकार, स्थान संबंधी समझ, पैटर्न, मापन तथा आंकड़ों का प्रबंधन शामिल है। केवल आकारों और उनके गुणों के साथ में कार्य करना ही पर्याप्त नहीं है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित शब्दों की शब्दावली तैयार नहीं की जाए तो बच्चे की स्थानिक समझ को बढ़ा सकेंगे। तो ये एक बिंदु हो गया है। पांचवा बिंदु देखिए, पैटर्न की पहचान गणित के लिए अहम है। पुनरावृत्ति करने वाले साधारण जो आकार वाले पैटर्न हैं इनसे शुरू करके बच्चा ज़्यादा जटिल पैटर्न की ओर बढ़ सकता है जिसमें आकार संख्याएं दोनों शामिल होंगे। यह इस सोचने के तरीके की नींव रखता है जिसे हम बीजगणित कहते हैं। प्राथमिक पाठ्यचर्या ऐसी गतिविधियों से समृद्ध होनी चाहिए जो कि निश्चित रूप से माध्यमिक स्तर बीजगणित की ओर प्रस्थान को अपेक्षाकृत सरल बनाने के ऊपर काम करता है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर इस प्रश्न में मेंशन करनी है। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपके एक मॉडल पेपर को डिस्कशन किया है। आपको परीक्षा पैटर्न में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं उनको लेकर के हमने यहाँ पर सारी जानकारी डिस्कशन कर ली है। आई होप आपने सारे परीक्षा जो पैटर्न के प्रश्न हैं उनको समझा है। कोई दिक्कत समस्या रहती है इनमें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को याद करके बैठे रहें। आपको अपनी मैराथन क्लास देखनी है जिसमें अपने ओवरऑल जो सिलेबस है आपका ओवरऑल सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। प्रश्न आपके जो अभी हमने बात करी है इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं और किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे वो सारी चीज़ें अपन ने वहाँ पर मैराथन क्लास में डिस्कशन कर रखा है। तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ हमने ये बात करी है कि परीक्षा पैटर्न आपका कैसा रहेगा, प्रश्नों का कठिनाई लेवल कैसा रहेगा और किस टाइप के प्रश्न में कितना आपको उत्तर लिखना है, वो सारी चीज़ें। इसमें से अगर परीक्षा में प्रश्न आपके मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बात रहेगी मेन आपको। आई होप आपने ठीक तरीके से सारी बातों को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।